हेलो फ्रेंड्स। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जहां से सवाल पूछे ही जाते हैं हर हाल में। ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। ठीक है, इसके बारे में हम लोग दिस वन इज गोइंग टू बी द लेक्चर नंबर 2 ऑफ फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। इससे पहले हमने एज ए फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस है क्या, इसका रिलेवेंस क्या है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या रिलेवेंस है, वो सारी चीजें हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस वन इज गोइंग टू बी द सेकंड लेक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। और हम लोग शुरुआत किसकी कर रहे हैं? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो सवाल कहां से पूछे जाते हैं ये टॉपिक आपको बता दूं। फार्मासिस्ट एग्जाम, उसके अलावा जीपैट, या आप नाइपर दे रहे हैं, या फिर आप डीआई के बारे में सोच रहे हैं। तो ये जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक है सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फार्मासिस्ट के लिए भी और डीआई के लिए भी। यहां से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन यहां कुछ ज्यादा डीआई और फार्मासिस्ट में आपको मिलेंगे, भर भर के क्वेश्चन यहां से मिलते हैं डीएनसी एक्ट से। तो इस चीज को समझना है कि डीएनसी एक्ट एग्जैक्टली है क्या, क्यों आया, और क्या क्या चीजें इसके प्रोविजन से, कौन कौन सी चीजें हैं, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया? 1940 में। केम इन विच ईयर? पास इन विच ईयर? 1940। बट रूल्स 1945। इसके जो रूल्स आए वो 1945 में है, ये बात आपको याद रखना। मेक श्योर दैट यू रीड द क्वेश्चन वेरी इंटेलिजेंटली, वेरी केयरफुली। आपसे पासिंग ईयर अगर पूछा जा रहा है तब तो 1940 है, लेकिन रूल्स जब पूछा जाएगा तब आपको 1945 बताना है, ऑप्शन में लगाना है। ऑप्शन में 40 और 45 दोनों दिया रहेगा। फॉर योर कंफ्यूजन आपको ये सही करना, तो यहां से एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। चलिए और हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं। मेरा नाम है संजय चौहान और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस सब चीजों को। नाउ कमिंग ऑन द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, कि इस एक्ट को कैसे पढ़ा जाए। देखिए ये एक्ट तो अपने आप में बहुत बड़ा है और अभी ये विवादों से भी घिरा रहा था, क्योंकि इसके कुछ प्रोविजंस को, एक सेक्शन था उसमें लिखा हुआ था सेक्शन 12 को चेंज कर दिया गवर्नमेंट ने, और ये उसमें लिख दिया कि नहीं, फार्मासिस्ट के अलावा और भी जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल हैं, चाहे नर्स है चाहे कोई भी है, वो लोग भी प्रेस्क्राइब कर सकेंगे, वो लोग भी मेडिसिन वगैरह की सप्लाई कर सकेंगे। तो यानी कि फार्मासिस्ट के राइट को डाइल्यूट करने की कोशिश की गई और उस पर बड़ा हो हल्ला हुआ था। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा हम समझते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों को इसमें कवर करने वाले हैं। एक सेकंड में जरा पेन चेंज कर लूं, पेन का कवर, तो थोड़ा सा आपको अच्छे से और बता पाऊंगा। सबसे पहले तो कोई भी चीज, किसी भी चीज को आप पढ़िए, उसके बारे में समझिए कि वो है क्यों, और वो चीज है तो क्यों है। जब अपने आप से सवाल पूछेंगे ना, तो ये चीज यहां से बेसिक शुरुआत होती है, फिर लेवल बढ़ते, फिर लेवल बढ़ते, फिर देखिए अब इस वीडियो में आप देखते हैं पहले बेसिक लेवल से, फिर आप देखिए वो हाई लेवल तक जाएगी वीडियो। तो एक्ट ये है क्या, और इसके मकसद क्या है, इसको लाने के पीछे इसका औचित्य क्या है, व्हाट वाज द मोटो, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस एक्ट, क्यों लाया गया इसको। और इस डीएनसी एक्ट में मैंने आपको, देखो अब ये लिखा हुआ एक्ट, अब मैं इसको फर्स्ट लेक्चर में क्लियर कर चुका हूं, एक्ट किसको कहते हैं, बिल किसको कहते हैं, अमेंडमेंट एक्ट किसको कहते हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि वो लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट था। सो राइट नाउ जब मैं एक्ट बोल रहा हूं तो इट इज वेरी क्लियर फॉर यू पीपल, अगर आपने सिंसियरली वीडियोस को देखी है पिछली तो। डेफिनेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जैसे स्पूरियस ड्रग, व्हाट इज एडल्टरेटेड ड्रग, व्हाट इज सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी। ठीक है, हु इज गोइंग टू बी द ड्रग इंस्पेक्टर, क्या है उसकी चीज, सारी चीजें डेफिनेशंस। ठीक है, शेड्यूल्स, शेड्यूल्स टू द रूल, शेड्यूल्स टू द एक्ट, ये दोनों पूछे जाते हैं। ठीक है, जनरली फार्मासिस्ट के एग्जाम में शेड्यूल्स टू द रूल्स या एक्ट दोनों पूछे जाते हैं, ये सारी चीज आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद फॉर्म्स के बारे में पूछा जाएगा, जैसे मान लो आपको रिटेल शॉप खोलनी है, उसमें शेड्यूल एक्स की दवा, शेड्यूल सी की दवा आपको बेचनी है, तो अप्लाई करने के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो एक अलग फॉर्म होगा, उसका फॉर्म नंबर, और जैसे वो कंसर्न अथॉरिटी के पास जाएगा तो वो क्या करेगा, लाइसेंस, देखिए लाइसेंस की स्पेलिंग में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, LICENCE भी कहीं लिखा रहता है, ऐसे भी रहता है, तो दोनों सही है। ठीक है, तो लाइसेंस जब जारी करता है कंसर्न अथॉरिटी, जब उसके क्या फॉर्म में अप्लाई करते हैं, फॉर्म का स्क्रूटनी होता है कि आपने वैलिड इंफॉर्मेशन सबमिट की है या नहीं की है। सो बेस्ड ऑन दैट क्लियरेंस, बेस्ड ऑन दैट डेटा,
वो आपको एक लाइसेंस इशू करता है एक किसी फॉर्म के तहत। तो यानी कि फॉर्म्स दो तरीके हो सकता है, एक फॉर्म होगा अप्लाई करने के लिए, एक फॉर्म होगा लाइसेंस को जारी करने के लिए। यानी कि अगर मैं लाइसेंस चाहता हूं तो मुझे एक किसी फॉर्म पे अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्म 21A, फॉर्म 21B, इस तरीके से। और जो लाइसेंस जारी करता होगा वो अलग लाइसेंस नंबर पे जारी करेगा। वो चीज आपको समझने की जरूरत है। और कुछ कमिटी जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। अब देखिए बोर्ड है, तो बोर्ड है तो इसका कोई चेयरमैन होगा और उसके चेले चपाटी होंगे, ठीक है, मेंबर्स। समझ गए? ये आपको समझ जाना, बोर्ड और मेंबर से बना होगा। ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, नाम से लिख रहा है ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन सी है? आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, जो सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी है इंडिया में, कौन है? डीसीजीआई। कौन है ये? डीसीजीआई। डीसीजीआई के बारे में आपको थोड़ा जानना पड़ेगा। चलिए, और ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि ड्रग इंस्पेक्टर का रूल्स क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हाट आर द रोल ऑफ डीआई, ड्रग इंस्पेक्टर। किस सेक्शन के तहत जो अपॉइंटमेंट होता है, सेक्शन 32 के तहत, सेक्शन 21 के तहत, किसके तहत होता है डीएनसी एक्ट में? वो चीज हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस एक्ट। ये एक्ट है क्या? देखिए इसमें लिखा हुआ है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, कॉस्मेटिक्स एक्ट। यानी कि ये ऐसा एक्ट है जो ड्रग्स को भी डील करता है, कॉस्मेटिक्स को भी डील कर सकता है। देखिए क्या हो रहा था कि जब 1940, यानी कि ये कब एक्ट आया? 1945 40 में। इसका मतलब क्या है? इसके पहले सब एकदम मामला धांधली वाला था। कहीं से भी कोई इंडिया में दवा जो है मार्केट में ले आके डंप कर दे रहा है, कहीं से भी कोई किसी को दवा लिख दे रहा है, कोई मर जा रहा है, कुछ हो जा रहा है, कोई एनी नो, नो वन इज गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी इंडियन मार्केट को एकदम डंप कर दिया, तो कोई भी आके कुछ भी बेच दे रहा था इंडिया में, और लोग उससे मर रहे थे, कुछ भी हो रहा था, तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार ना नहीं था। क्विक्स जो थे, गली डॉक्टर में जो डॉक्टर बैठते हैं गली गली मोहल्ले में, वो लोग बहुत सारी चीजें इस चीज का मिसयूज कर रहे थे। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कोई भी बंदा, यानी कि कोई फार्मासिस्ट नहीं है, कोई हाई स्कूल इंटर पढ़ा हुआ भी बंदा जो है वो भी बना रहा है, उसको प्रोडक्शन कर रहा है। यानी कि कुछ तो होना चाहिए ना, एक क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए। देयर इज अ नीड ऑफ क्वालिफाइड पर्सन। आप फार्मासिस्ट हैं, आप क्वालिफाइड, आपने उसकी पढ़ाई की हुई है, आपको रजिस्ट्रेशन दिया गया है, ठीक है, तो यू आर क्वालिफाइड फॉर दैट थिंग, उसके लिए आप बने। तो मकसद क्या था इसका, इसको लाने के पीछे? यानी कि कुछ गड़बड़ी थी। कोई चीज कब आती है, कोई कानून कब आता है? जब कोई चीज गड़बड़ी होती है। तो गड़बड़ी क्या थी? इंपोर्ट कहीं से भी हो जा रहा था, मैन्युफैक्चर कोई कुछ भी इंडिया बना के बेच दे रहा था, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा था, कुछ भी सेल कर दे रहा था। तो इन सब चीजों को रेगुलेट करने के लिए, ताकि इंडिया में जो इंपोर्ट हो, जो आए इंडिया में बाहर से दवा लग गया। जैसे कोविड के टाइम पे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कोई भी फूड आइटम आ रहा था तो उसमें कोविड तो नहीं आ रहा, उसकी वजह से वायरस वायरस तो नहीं है, चेकिंग हो रही थी सैंपल की। तो बाहर से कोई भी डंप नहीं कर सकता इंडिया में, ठीक है, ये बात समझनी पड़ेगी। मैन्युफैक्चर के लिए बना रहे हो तो ऐसा नहीं कि कुछ भी पैसे उसे खिला के अप्रूवल ले लिया, नहीं। एक एक जब डेटा आपका पास होगा तभी जाके आपको मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक, ठीक है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। यानी कि इंपोर्ट भी, मैन्युफैक्चर भी, डिस्ट्रीब्यूशन भी, सेल भी, चारों चीजें इससे रेगुलेट हो रही है। इन सब चीजों को रेगुलेट करने के लिए इसको लाया गया। क्यों रेगुलेट करने के लिए लाया गया? क्योंकि ड्रग्स है, देखिए दवा जो है एक सेविंग, एक इसेंशियल कमोडिटी है, जिसको यहाँ पर लिखा हुआ, देखिए लिखा हुआ इसेंशियल कमोडिटीज अंडर इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। जब कोविड के टाइम पे लॉकडाउन लगा हुआ था, तो उस टाइम पे इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन किए गए थे, ठीक है, और फॉर्म्स बिल भी लाए गए थे उस टाइम पे। तो ये सारी चीजें थोड़ा आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यानी कि जो भी दवाओं का मैन्युफैक्चर है, इंपोर्ट है, जो भी करना है, सेल करना है, दैट शुड बी फ्रॉम क्वालिफाइड पर्सन। क्वालिफाइड कौन? रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, फर्जी फार्मासिस्ट नहीं, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आप समझते हैं कि ड्रग, ड्रग है क्या एग्जैक्टली? ड्रग एक केमिकल कंपाउंड हो सकता है।
ड्रग एक दूसरी एंटिटी भी हो सकती है जिसका मकसद क्या हो, किसी भी बीमारी के इलाज के लिए, मिटिगेशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। कहां पर? एनिमल या ह्यूमन बीइंग में। वो सारी चीजें ड्रग होंगी। ड्रग का जब वर्ड आता है तो हम थोड़ा निगेटिव समझते हैं ड्रग को, ठीक है, इसलिए ड्रग की डेफिनेशन आपको क्लियर होना चाहिए। अब आपसे कुछ सवाल है मेरे कि ये जो नाम दिख रहा है WFI, WFI में आपको बता दूं वाटर फॉर इंजेक्शन, WFI इसको बोलते हैं। जैसे देखते नहीं, वो एम्प्यूल आता है, डॉक्टर उसको तोड़ देता है, ठीक है, या फिर वहां से लिया वाटर फॉर इंजेक्शन और एक सॉलिड फॉर्म में ड्रग आती है, वो दोनों को मिक्स करके फिर इंजेक्ट कर दिया, उसको बोलते हैं ड्राई पाउडर फॉर रिकंस्टिट्यूशन, कंस्टिट्यूशन। यानी कि एक पाउडर होगा, शैशे होगा उसका, और एक लिक्विड की शीशी होगी जिसमें कि वाटर फॉर इंजेक्शन होगा, भरा होगा इसमें, ठीक है, दोनों को मिक्स करके फिर बंदे को इंजेक्ट किया जाएगा। तो कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों किया जाता है? इसका मतलब ये जो एक्वस वाटर फॉर इंजेक्शन क्या है? वाटर है। तो या तो हो सकता है कि इस वाटर में ये दवा स्टेबल ना हो, अगर पहले से घोल के रख दोगे तो डिग्रेड हो जाएगी, इसलिए हैंड टू हैंड इसको डिसॉल्व करना है और तुरंत इंजेक्ट कर देना है। यानी देयर इज अ इशू ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कंसर्न है, इसलिए उसको ड्राई पाउडर फॉर रिकंस्टिट्यूशन बनाया गया। यानी कि लिक्विड अलग और ये, और जैसे तुरंत उसको मिक्स किया, शेक किया और लगा दिया इंजेक्शन, आपने देखा होगा, उसको ड्राई पाउडर फॉर रिकंस्टिट्यूशन बोलते हैं। क्या वाटर फॉर इंजेक्शन को हम लोग दवा कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इसको मिला रहे हैं हम लोग दवा को घोलने के लिए, तो इट इज इन द कैटेगरी ऑफ ड्रग। क्या डिस्टिल्ड वाटर को हम लोग दवा की कैटेगरी में मान सकते हैं? तो इसका जवाब है यस, क्योंकि इसको घोलने के लिए आप मिक्स कर रहे हो। क्या जो फीमेल या विमेन्स द्वारा सैनिटरी पैड यूज किया जा रहा है, क्या वो ड्रग की डेफिनेशन में आता है? तो जवाब है हाँ, ठीक है। तो इस तरीके की डेफिनेशन, ये अच्छे टाइप के जो क्वेश्चन बनेंगे ना, वो DI एग्जाम में बनेंगे। फार्मासिस्ट एग्जाम में इनकी हैसियत नहीं कि इतनी पूछ लीजिए, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन में ये पूछेंगे आपसे इस लेवल का। अब जरा समझते हैं डेफिनेशंस। तो मेन आज का जो क्लास का इंटेंशन है वो डेफिनेशन को ही समझना है, ठीक है। तो यहां से सवाल आप एक मान के ही चलिए, यहां से सवाल पूछा ही जाता है। डेफिनेशन बिल्कुल रट्टा मार के रखिए, कौन सी टर्मिनोलॉजी। कब किसी दवा को मिस ब्रांडेड बोलेंगे, यानी कि ब्रांड सही नहीं है उसका, मिस ब्रांडेड है वो, जब किसी दवा ने फॉल्स क्लेम किया हो, ठीक है उसमें 500 mg लिख दिया, ईच टैबलेट कंटेन्स 650 mg ऑफ पैरासीटामोल, यानी फर्जी क्लेम किया हुआ है। तो जब कहीं भी फर्जी क्लेम कोई करेगा, मिस ब्रांडेड आएगा उसका नाम। या फिर मान लो लेवल, जैसे यहाँ लिखा हुआ ना ऑइंटमेंट 10%, 15 ग्राम, ये सब देखो प्रॉपर लेवलिंग है। पता लगा खाली यही सब इंफॉर्मेशन लिख दी, बैच नंबर वंबर कुछ लिखा ही नहीं, एक्सपायरी डेट और कुछ लिखा ही नहीं। तो अगर आधा अधूरी लेवलिंग है, दैट इज मिस ब्रांडेड, समझ जाना। तो ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा, मिस ब्रांडेड ड्रग मींस, पहला ऑप्शन डिकम्पोज सब्सटेंसेस से बनी हुई है, दूसरा इनसैनिटरी कंडीशन में बनी हुई, तीसरा फॉल्स क्लेम। द राइट ऑप्शन विल बी फॉल्स क्लेम। मेक श्योर दैट आप इसको करेक्ट करके रखो। एडल्ट्रेटेड ड्रग्स, एडल्ट्रेशन किया जा रहा है, मिलावट किया जा रहा है, किसी का भी किसी चीज में मिलाया जा रहा है। कब? डिकम्पोज सब्सटेंसेज का, खराब सब्सटेंसेज का मिला दिया जा रहा है बल्क में, उसको क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। जैसे मान लो लाल पाउडर है मिर्च का, ईट उसमें पीस के डाल दिया, क्या पता लगेगा कि ईट पीस के डाल दिया, उसमें लाल लाल दोनों का कलर है, ठीक है। और उसकी पैकिंग इनसैनिटरी कंडीशन में, प्रॉपर कंडीशन में पैकेजिंग नहीं हुई है, सब गड़बड़ झाला है मामला, या उसको मिलाया गया है उसकी स्ट्रेंथ को रिड्यूस करने के लिए, या फिर ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस से मिलकर बना दिया गया जो गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज समझना पड़ेगा, यानी कि जब किसी डीकम्पोज सब्सटेंस को मिक्स कर दिया गया है, इनसैनिटरी कंडीशन में बनाया गया, उसकी स्ट्रेंथ को कम किया गया है, हार्मफुल या टॉक्सिक सब्सटेंसेस से बनाया गया है, तो उसको बोलेंगे दैट ड्रग इज एडल्ट्रेटेड ड्रग, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए। अब डीएनसीए कॉस्मेटिक्स के लिए भी है, आपको ये बात पता होना चाहिए। कॉस्मेटिक क्योंकि केमिकल सब्सटेंस से बना हुआ है, जो तुम्बा लगा के रगड़ रहे हैं ना गोराई के लिए, और उसके बाद जो कॉस्मेटिक्स लगा रहे हैं, देखो जो सांवले हैं काले, उनका तो कुछ नहीं हो सकता, वो जबरदस्ती का घिसे पड़े हैं, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्रीम भी गोरे को ही ज्यादा गोरी करती है, कालों का कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब जो लोग काले हैं और जो लोग
वो है, देखिए रेसिज्म मैं नहीं फैला रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि कुछ नहीं होने वाला, चाहे आप तुम्बा रगड़ लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए। चलिए, अब अगले डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। स्पूरियस ड्रग। स्पूरियस ड्रग किसको कहते हैं? जब किसी भी ड्रग में इमिटेशन हो या सब्स्टिट्यूट यूज कर दिया जाए उसी दवा का अगर सब्स्टिट्यूट यूज किया कर दिया, यानी कि उससे जैसा हूबहू दिखने वाला, मिलने वाला कर दिया गया। किसी चीज को कैसे रिप्लेस करोगे? एक संजय को दूसरे संजय से कैसे रिप्लेस करोगे? जिसकी शक्ल मेरे से मिलती जुलती होगी, जिसकी फिजिक मेरे से थोड़ी बहुत मिलती जुलती होगी, ठीक है? तो उसी से घुल मिल सकते, उसी से उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है? या फिर ऐसी कंपनी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसके नाम से प्रोडक्ट बिक रहा है मार्केट में। सब फर्जी बड़ा मामला, सब बोल रहे हैं सब बढ़िया, नहीं जी, सब बढ़िया है नहीं, सब फर्जी है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो ऐसी कंपनी जिसका कोई मकसद ही नहीं, कोई औचित्य नहीं है, अभी वो कंपनी पेट में है, पैदा नहीं हुई है, और उसके नाम से दवा पूरी बिक रही है। यानी भैंस ने बच्चा नहीं दिया है, लेकिन क्या हो रहा है, दूध मुझे 5 लीटर, 4 लीटर, 2 लीटर, मुझे ऑर्डर पहले से आ गए। तो ये वाली बात हो गई, समझ गए? तो फिक्सिशियस कंपनी, आभासी कंपनी, कोई कुछ भी कंपनी बना के बैठा हुआ है फालतू की, है नहीं एग्जैक्टली, लेकिन उस नाम से बना के बैठा हुआ है बंदा। दैट इज कॉल्ड एज स्पूरियस कंपनी, ठीक है? तो ये सारी लेवलिंग वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए। देखो यहाँ पर लेवलिंग कितनी प्रॉपर है, क्यूआर कोड है, सब कुछ है, पूरा मेंशन्ड है। इट इज अ फुल कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पर्टिकुलर ड्रग। चलिए, अब सेंट्रल लाइसेंसिंग, लाइसेंस अप्रूविंग अथॉरिटी किसको बोलते हैं? ये वाला जो पार्ट लिखा हुआ है, ये गलत लिख दिया है, ठीक है? ये हटाने में थोड़ा दिक्कत हो गई, तो इसको आप एज्यूम मत करिएगा। इसको बोलते हैं डीसीजीआई, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डीसीजीआई। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, यानी सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी यही होता है। पत्ता इसी की वजह से हिलता है, समझ लीजिए, फार्मेसी का। अप्रूवल किसको करना है? बैन को करना है। जो जैंटेक ब्रांड था रेनिटिडीन का, जिसमें था, आपने देखा होगा सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया उसको बैन करने के लिए। कौन बैन किया होगा? डीसीजीआई ने, लेकिन किसके मदद से? ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की मदद से। अकेले नहीं फैसला ले सकते, ठीक है? ये चीज आपको समझना पड़ेगा। चलिए, अब तो बहुत सारी पढ़ाई हो गई, जरा ज्ञान की वृद्धि कितनी हुई इसके बारे में थोड़ा चेक कर ले जाए। देखिए, आपके लिए बहुत सुंदर सी मैंने घड़ी लगाई हुई है, ठीक है? हाँ, ये बात अलग है कि चल नहीं रही है, तो थोड़ा हम लोग देखते हैं इस बात को। अब देखिए, ये बहुत अच्छे लेवल का है क्वेश्चन, सॉरी, एग्जाम बहुत अच्छे लेवल का, लेकिन क्वेश्चन तुच्चा सा पूछा गया है। नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, यानी एनडीपीएस एक्ट, कब? 1985 में। तो जब एक्ट वक्त पढ़ेंगे भैया ना, तो आपको ये रट्टा मारना पड़ेगा कि कौन सा एक्ट कब आया था। देखिए, सवाल है आपके सामने पूछा गया 1985 में। 1945 में कौन आया था? AICTE। और 1945 में डीएनसी एक्ट का रूल्स भी आया था, ठीक है? 1986 में क्या कोई एक्ट आया था? आप बताएंगे कमेंट करके, ठीक है? चलिए, अब फार्मेसी, दूसरा अगला क्वेश्चन है, फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। प्लीज बी केयरफुल विद द वर्ड, खेला हो भी नहीं तो हो जाएगा, ठीक है? खेल दिया जाएगा बिल्कुल दीदी की तरह। कृपया, अगर बंगाल से आप हैं, आप एक बंगाली व्यक्ति हैं, तो कृपया बुरा ना माने। मेरे बहुत अच्छे बंगाली दोस्त भी हैं, ठीक है? मेरे कलीग भी हैं, एक मैडम भी बहुत अच्छी हैं। थोड़ा सा बंगाली लोग टॉकेटिव होते हैं, लेकिन बहुत ही दिल के अच्छे इंसान होते हैं, और बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं, ठीक है? तो 1948 में फार्मेसी एक्ट लाया गया था, ठीक है? ड्रग, वो जो मैजिक रेमेडीज वाला एक्ट था ना, वो 1954 में लाया गया। 1945 अभी बता दिया। 1985 में कौन सा? एनडीपीएस एक्ट आया था। तो एक क्वेश्चन के साथ साथ चार चार क्वेश्चन, इस तरीके से तैयारी करनी है। खाली एक क्वेश्चन रट्टा नहीं मारना है, चारों ऑप्शन को एक्सप्लोर करना, सो दैट एट द सेम मोमेंट यू आर गोइंग टू प्रिपेयर 4 क्वेश्चन। तो लगे हाथ मैंने 7-8 क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर दिया इन द 2 क्वेश्चन, ठीक है? देखिए कितना शुद्ध हिंदी लिखा हो। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? पास, कब? 1940। रूल कब आया था? 1945, ठीक है? 1948 में क्या आया था? फार्मेसी एक्ट आया था। ये बात आपको याद रखना। देखो, उसके बाद मैंने बताया ना कि फॉर्म्स भी डीएनसी एक्ट में पूछा जाता है। तो अभी मैं फॉर्म्स आपको नहीं पढ़ा है, नेक्स्ट सेशन में आपको पढ़ा दूंगा मैं इसके बारे में, लेकिन क्वेश्चन मैं ही पूछ ले रहा हूं आपसे। फॉर्म फॉर द इशू ऑफ लाइसेंस, याद है मैंने आपको बताया था लाइसेंस इशू करने के लिए कौन सा फॉर्म? टू सेल, स्टॉक, एग्जिबिट, फॉर द सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन,
ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स, शेड्यूल एक्स किससे डील करता है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो राइट ऑप्शन आपके सामने देखो ग्रीन में दिख रहा है 20F। अब जिसने अप्लाई किया होगा उसने अलग फॉर्म पे अप्लाई किया होगा, लेकिन यहां पर इशू अलग फॉर्म पे हो रहा है, ये बात आपको ध्यान देना होगा, ये वर्ड याद रखना। ठीक है, स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग शेड्यूल F2, यानी F3 किसको कहते हैं, क्या ये ब्लड बैंक वाला है, ये ब्लड बैंक को डील करता है, क्या ये ऑफ थैल्मिक को डील करता है, क्या ये प्रिस्क्रिप्शनेबल ड्रग्स को डील करता है, ये थोड़ा सा हम लोग को समझना पड़ेगा इस चीज को। ठीक है, ESIC 2016 में, यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है ESIC 2019 का क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी GMP से रिलेटेड कौन सा शेड्यूल था, शेड्यूल M था। ठीक है, अब ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक डील्स विद रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल इंपोर्ट, ये सब क्लिनिकल ट्रायल का मतलब वाई। ठीक है, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। ये देखिए सब ESIC 2016 में सवाल पूछा गया है, फार्मासिस्ट का सवाल है ये। तो इस तरीके से यहाँ से सवाल बनते हैं, आपको मैंने लाइव दिखाने की कोशिश की बिल्कुल, जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं। तो अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए एकदम बिल्कुल।